हेलो दोस्तों। तो जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए फिर से लेकर के आए हैं, नोट्स एनालिसिस करेंगे जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स तैयार किए हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है आप यदि सोचिएगा कि इस नोट्स में डिटेल से नहीं दिया हुआ है, तो ये नोट्स तैयार किए हैं संकेत मात्र, एक नोट्स कहते हैं संकेत मात्र तैयार करना, ठीक ना। तो जो कि आगे पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सार निचोड़ हम निकाल सकें। नोट्स का मतलब ही यही है कि आप अपने से अपना संकेत दीजिए, ताकि आप जैसे वो संकेत को पहचानेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम इस संकेत का सिंबल का यूज हम इस चीज़ को समझने के लिए किए हैं। इसलिए यहाँ संकेत मात्र होते हैं नोट्स, ठीक है। विशेष कोई चीज़ मेरे दृष्टि से तो नहीं होती, बाकी आप लोग तो जितना भी जो भी कहिए, तो जो भी हम नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी करके जो एग्ज़ाम का मतलब टारगेट किए हैं, जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो हो सकता है आप लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत ऐसे अनुभवी छात्र भी होंगे और बहुत सारे ऐसे हमसे जो है बड़े बड़े भी होंगे। इसलिए आप लोगों की सहायता से हम उस चीज़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे हम जो नोट्स तैयार किए हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इन नोट्स को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा मस्त है या नहीं है, या उससे रिलेटेड है, या क्या सुधार करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बहुत सारा प्रश्न का उत्तर रहते हैं, तो आप अपना उत्तर अपना राय जरूर दीजिएगा। आशा है आप लोगों से यही, ठीक है। तो चलिए, हम जो वर्तमान में नोट्स तैयार किए हैं, एक संकेत जो दिए हैं एक सब्जेक्ट को लेकर के, वही संकेत को आप लोगों के बीच रख रहे हैं। तो चलिए, समय तो नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए समय बहुत कीमती होते हैं, ये तो सबको ज्ञात है, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत, इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पूर्व जो है दिल्ली की राजनीतिक स्थिति के बारे में जाने, जिसमें कि हम अरबों का आक्रमण, अरब इन्वेजन और तुर्क इन्वेजन के बारे में जानेंगे। क्लियर है। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, जिसमें कि गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुलाम डायनेस्टी जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। जैसा कि पहले वाले नोट्स में हम एनालिसिस किए, तो उस टाइम हम बताए थे कि मान लीजिए यदि किसी राज्य का इकोनॉमिकल सोर्स यानी कि पैसा का स्थिति यदि डाउन है, तो वो आगे वाले का प्रभाव पे मानेंगे। तो सपोज मान लीजिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी जो है हमारी बिहार की, सपोज मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, ठीक ना। तो यदि हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति पैसा के मामले में डाउन है, और हमारे भारत सरकार की आर्थिक स्थिति ऊपर है, यानी कि पैसे के मामले में। एक उदाहरण समझा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी संकेत मात्र होता है ना, कुछ विवाद को उत्पन्न कर देते हैं। चलिए एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है, और एक पड़ोसी का घर है। अब पड़ोसी का घर जो है, हम जो है पूरा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि गरीब टाइप का मान सकते हैं। उदाहरण समझने के लिए, हम गरीब हैं और सामने वाला अमीर है। तो हम गरीब हैं, तो सामने वाला जो अमीर है, तो वो जो दिशा बताएंगे उस मार्ग पे चलेंगे। अब उस मार्ग पे जब चलेंगे, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा होंगे कि सामने वाला जो बता रहे हैं वो हमेशा उचित मार्ग बताएंगे, ताकि वो भी चाहेंगे हमारे जैसा बन जाए, मतलब उनके जैसा हम बने। तो इसलिए वो जो मार्ग बताएंगे उसी के मार्ग पे हम भी चलेंगे, ठीक ना। इस तरह से एक अंदर जिज्ञासा आ जाता है, और इसी को लेकर के उनका मार्ग को मानते हैं, और कितना उनका प्रभाव भी मानते हैं। इनकी भय रहती है, बहुत रंग का ऐसी बातें रहती हैं, तो उनका प्रभाव मान के ये उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो जैसे वो घर, अमीर वाला जो घर है, वो जो हम लोगों को बताएंगे उसी के बताए मार्ग पे चलेंगे। यदि ज़्यादा इधर उधर किए, तो ये अमीर वाला घर जो है ये हमको दाब सकते हैं, यानी कि यहाँ मेरे घर पे भी ये अपना प्रभाव जमा सकते हैं, और हमको जो है व्यक्तिगत हमको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आपको समझा रहे थे। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार का ये नहीं रखे, क्योंकि विवाद करने वाले तो बहुत सारे मुद्दे ढूंढते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन ये समझाने क्या था तो समझा दें। तो इस तरह से हम जब जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जब आक्रमण, तुर्क्स इन्वेजन और अरब इन्वेजन के बारे में पढ़े, तो उस टाइम हमको पता चला कि तुर्क लोग क्यों आक्रमण कर रहे हैं। मोहम्मद गजनवी जो भारत पे 17 बार आक्रमण किए, क्यों किए, तो इनका मेन रीजन था उन लोगों के पास जो है इकोनॉमिकल सिस्टम डाउन था, यानी कि पैसा का कोई मार्ग ही नहीं था, इकोनॉमिकल रिसोर्स, ठीक ना। तो इसी वजह से किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो है पैसा की अहम भूमिका होती है, ज़्यादा जरूरत होती है पैसा की, ठीक ना। जब पैसा की ज़्यादा जरूरत होती है, तो उसी पैसे
साहब को लूटने के लिए भारत की ओर आगे बढ़े थे, जिसमें गजनवी ने 17 बार कहा जाता है कि आक्रमण किया और धन लूट करके वो अपने गजनी वापस चल जाते थे, जिसे साम्राज्य चलाते थे, ठीक ना। अंतिम अटैक जब उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे किया तो लगभग कहा जाता है कि 11 ऊँटों पर सोमनाथ टेम्पल की को ले गए लाद करके, यानी कि चाबी को लाद करके ले गए, इतनी भारी मात्रा में वहाँ से धन लूटे, ठीक है। तो इस तरह से हम जाने तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज़्यादातर यही देखते हैं युद्ध तभी होते हैं जब इनको मनी यानी कि पैसा का कमी आता है, ठीक है। इस तरह से जाने तो यहीं पे जब गौरी की मृत्यु हो गए तो वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं, जो कि गुलाम डायनेस्टी प्रारंभ करते हैं और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत प्रारंभ किया। तो इन्हीं के बारे में अभी इस नोट्स में एनालिसिस करेंगे। तो समझ गए। तो अभी जो उदाहरण समझा रहे थे इसलिए समझा रहे थे कि अब यहाँ से गुलाम डायनेस्टी जो है ये खलीफा सुल्तान का पद प्रारंभ करेंगे। वही सुल्तान जो कि खलीफा होते हैं, ठीक ना। खलीफा ही सुल्तान को बना करके भेजते हैं उस राज्य में। तो सुल्तान बोलते हैं मुझे खलीफा ने भेजा है, इसलिए हम यहाँ का शासक हैं, यानी कि पूर्ण रूप से वो भी नहीं रहते, यानी कि सही मायने पे माने तो खलीफा ही बहुत बड़ा ताकतवर होते हैं। इस टाइम वही चलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइम जो है दिल्ली सल्तनत का इकोनॉमिकल सिस्टम यानी कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल पैसा का आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं तो वो अभी डाउन चल रहा है, इसलिए दूसरे का प्रभाव मानेंगे। जैसे उदाहरण में बताएं ना, यदि हम गरीब हैं तो ये अमीर वाले का प्रभाव हम पे है, इसलिए इनका कहना हमको मानना ही। ना मानते हैं तो भी जाते हैं, और मानते हैं तो जो राह बता रहे हैं यदि उचित है तो ठीक है, नहीं तो बर्बादी के राह पे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए। तो गुलाम डायनेस्टी में हम 4 इम्पोर्टेंट रूलर्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, रज़िया सुल्तान आ जाते हैं, ग़ियासुद्दीन बलबन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चलता है 1206 से लेकर के 10 तक, यानी कि ये 4 साल तक शासन किए, यानी कि ये बहुत कम शासन किए, लेकिन इन्हीं बहुत कम 4 साल के अंदर जो इन्होंने जो काम किया इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए इनको महत्वपूर्ण शासक माने। तो देखिए इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, दिल्ली का जो राजधानी लाहौर, दिल्ली का राजधानी कहाँ स्थापित कर दिया, लाहौर। अब लाहौर क्यों कर दिया, लाहौर जो याद रखिएगा जब अटैक किए थे तो कनेक्टिविटी कहाँ से थे, लाहौर गौरी जो प्रवेश किए थे लाहौर के थ्रू ही ना प्रवेश किए थे, इसीलिए तुर्की का जितना भी मान लीजिए खलीफा का जो वर्चस्व चल रहे हैं, यानी कि उनका जो बहुत ही चल रहे हैं अधिकार, जो उनका अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार है दिल्ली सल्तनत पे, तो वो जो है कनेक्टिविटी कहाँ से है, लाहौर से, और लाहौर से पूरे भारत में जो फैले हुए हैं शासन उनका, तो वहाँ से उनका एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली का राजधानी पहले कहाँ ले लिया, लाहौर। तो राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर। दिल्ली का राजधानी लाहौर कर लिया, दिल्ली सल्तनत का, ठीक ना, दिल्ली सल्तनत का राजधानी लाहौर कर लिया। और ये जो है एक उदार शासक था, कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था, और ये दान पुण्य बहुत करते थे अपनी जनता को, ठीक ना। इतना ज़्यादा दान करते थे कि इसी दान को लेकर के इतिहासकार ने इसे लाख बख्श भी कहा है, लाख बख्श खां भी के नाम से जानते हैं इनको, ठीक ना। लाखों का दान दे दिया करते थे, इसीलिए इसे जो है लाख बख्श खां भी कहते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि इनका जो मृत्यु है 1210 में फ्लाइंग पोलो यानी कि चौगल खेलते मृत्यु हो गए। घुड़सवार पे जो कि पोलो गेम होते हैं ना, फ्लाइंग पोलो, तो इसमें ही इनका चौगल खेलते हुए मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इसे कुरान खा भी कहा जाता है। कुरान खा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए सभी ये कुरान का अर्थ जानते थे, यानी कि ज़्यादातर इंटरेस्टिंग ये कुरान में रखते थे और कुरान के हर एक श्लोक याद इनको थे, इसीलिए इन्हें कुरान खा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको कुरान खा भी कहा जाता है। और सिपाही सलाहकार की भी भूमिका में ये थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इनके बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं वो ये है, देखिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तुर्कों आक्रमणों के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत गुलाम वंश या मामलुक वंश, यानी कि गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश भी कहते हैं। तो मामलुक वंश की स्थापना ऐबक द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जब ये शासन पे आए गद्दी पे तो इन्होंने कहा कि हम शासन की जो जिस पे राजा बैठते हैं ना, हम उस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमारे मालिक की कुर्सी है, ठीक ना, इसलिए हम इनका दास हैं, तो इसलिए हम गुलाम ही बन के शासन चलाएंगे।
तो मैन कुर्सी पे नहीं बैठ करके उनके नीचे बैठ करके ही ये शासन चलाए, इसीलिए इनको गुलाम डायनेसिटी कहते हैं। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो प्रमुख दरबारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो है दो प्रमुख दरबारी थे, जिसका नाम था हसन निजामी व फक्र ए मुदबीर, ठीक ना। और हसन निजामी ने ताज उल्लमा सिर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर प्रकाश पड़ता है। अब कहा जाता है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम हसन निजामी है, इन्होंने एक ग्रंथ को लिखा, ग्रंथ जिसका नाम ताज उल्मा सिर है, ठीक ना। और इसमें जो है जब इनको पढ़ते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब इनके बाद आ जाता है इल्तुतमिश, ये स्लेव ऑफ ऐबक का, ये जो है इल्तुतमिश स्लेव किसका था? ऐबक का नौकर था, ठीक ना। अब बात करते हैं, यदि वन ईस्ट स्लेव की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएंगे, सेकेंड ईस्ट स्लेव की बात करेंगे तो इल्तुतमिश आ जाएंगे, ठीक ना। यदि प्रश्न पूछे सेकेंड स्लेव डायनेसिटी में सेकेंड स्लेव डायनेसिटी कौन थे, तो ये इल्तुतमिश आ जाएंगे, ठीक है। यदि थर्ड स्लेव डायनेसिटी पूछेंगे तो बलबन आ जाएंगे, तीसरे में बलबन जो है इल्तुतमिश का क्या है? सेवक, ठीक है। इस तरह से हम जानते हैं ईस्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इन्होंने इल्तुतमिश देखिए क्या क्या किया, इन्होंने जैसे ये शासक बना तो इन्होंने क्या किया, लाहौर से अपना राजधानी हटा करके दिल्ली बना लिया। कहाँ का? दिल्ली का कैपिटल दिल्ली अपने पास ले आया, ठीक ना। सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की। सुल्तान की उपाधि कौन धारण किया? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम पहली बार सुल्तान का उपाधि कौन धारण किया? तो इल्तुतमिश ने। ऐबक तो ऐबक के रात, ठीक ना। सुल्तान की उपाधि ये धारण किया और ये धारण करके आवाम को बताता है कि हम खलीफा की अनुमति से यहाँ आए हैं और आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। इसलिए अब बात करते हैं इल्तुतमिश के सुधार। जब इल्तुतमिश आए तो इन्होंने कई सुधारें भी की, जैसे इक्तादारी व्यवस्था को लाया, मजबूत भी कर दिया इक्तादारी व्यवस्था। देखिए इक्तादारी व्यवस्था क्या होता है, जो छोटे छोटे रजवाड़ी, याद रखिए कि जब गौरी के समय में पढ़ रहे थे, गौरी तो जब अटैक कर रहे थे तो छोटे छोटे रजवाड़ों के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, और छोटे छोटे रजवाड़े जो है खंडित होकर के बिखरने लगे। जब गजनबी के टाइम में, गौरी गजनबी तो लुटने आते थे ना, गजनबी के टाइम में तो छोटे छोटे राज्यों पे जब अटैक करते थे तो छोटे छोटे राज्य जो है बिखर जाते थे, और उन्हीं को एक करने के लिए इमरजेंसी में रूलर एक आया जिसे कि राजपूताना रूलर के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबको संगठित किया। तो उसी प्रकार छोटे छोटे रजवाड़े जो है यहाँ दिल्ली में इल्तुतमिश के समय, ठीक ना, तो वो छोटे छोटे रजवाड़े से जो कर हासिल होते थे, जो कर लिया जाता था, वो डायरेक्ट राजा तक नहीं पहुँचते थे। काहे कि यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग सब रहते थे, जो डाकू वगैरह कहें, तो बहुत सारे लुटेरे सब रहते थे, जो कर एक जगह एकत्रित होते थे तो राजा का जो कार्यकर्ता था उसको मार उड़ के वो सब लूट के अपना इधर रख जाता था। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि राजा तक ही नहीं पहुँचता था। इसी वजह से इनका जो है इकोनॉमिकल रिसोर्स थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए खलीफा के प्रभाव में था। इल्तुतमिश जैसे बना तो इन्होंने सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था को ठीक किया। इन्होंने जो है छोटे छोटे गांव तक पहुंचा, यानी कि छोटे छोटे रजवाड़ी जो था वहां तक पहुंचा, धरातल तक उतरा। इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे रजवाड़े को जो है एक अलग अलग टुकड़ी में और छोटा टुकड़ी में बांट दिया, और सभी टुकड़ी में जो है एक प्रधान बना दिया, जिसे इक्तादारी सदस्य कहते थे, ठीक है। छोटे छोटे समाज को बांट दिया, ठीक है। और इन्हीं अब प्रधान जो छोटे छोटे एकता में जो प्रधान है, इनको कह दिया, इल्तुतमिश ने कहा इनको कि आप जो है अपना सैलरी इन्हीं से निकाल करके शेष जो रुपए बचेंगे वो राजकोष के लिए भेज दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे रजवाड़ों में राजा का जो सेना था वो अपना शासन मजबूत किया, और इस तरह से एकतादारी के द्वारा जितना भी कलेक्शन जमा होते, जितना भी धन एक जगह एकत्रित होते थे, तो अपना सैलरी लेकर शेष सामान को कहाँ भेज दिया करता था? राजकोष, दिल्ली, ठीक ना। जैसे कि फरवा झील भी कहते हैं, इसी को फरवा झील के नाम से भी जानते हैं। तो फरवा झील के बारे में पूछेंगे तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ भेज दिया जाता था? तो राजकोष में। तो उसके बाद इन्होंने लाया मुद्रा व्यवस्था, ठीक ना। मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा का प्रचलन चलाया, यानी कि कॉइन्स चलाया, जिसमें कि करेंसी सिस्टम लाया, मुद्रा व्यवस्था सही किया। और इन्होंने 2 कॉइन्स जारी किया, जो कि पहला था टंका
और दूसरा था जिंटल, ठीक ना, कॉपर से बना हुआ था तांबा, जिस तांबा का होता था। और टंका जो है ये सिल्वर था, जो कि चांदी से बना रहता था। इन्होंने 2 सिक्का जारी किया। अब यहाँ से प्रश्न ये बन जाएंगे कि कौन सा ऐसा पहला शासक है जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है। तो इसमें आंसर हो जाएंगे कि इल्तुतमिश गुलाम डायनेस्टी, सेकेंड गुलाम डायनेस्टी शासक इल्तुतमिश यह ऐसा शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। इसी के दरमियान इन्होंने अर्थव्यवस्था सही से संचालन करने के लिए इन्होंने 2 सिक्के को इशू किया, यानी कि 2 सिक्के जारी किए, जिसमें कि सिल्वर सिक्का है और तांबे का सिक्का है। सिल्वर का सिक्का का नाम है टंका और कॉपर का जो तांबा का होता है जिंटल कहा गया, ठीक ना। तो उसके बाद इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। जैसे धार्मिक सहिष्णुता को, इकोनॉमिकल सोर्स डाउन है तो ये पहले बताए, तो यदि इकोनॉमिकल सिस्टम डाउन है तो बाहरी आक्रमण भी तो बढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे आपको समझाया कि ये अमीर का घर है और हम गरीब हैं, तो हमको जो है अमीर वाले घर ऑर्डर दे रहे हैं इस रास्ते पे चलो, तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा है कि अच्छा मार्ग ही पता रहेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे। इस तरह से जब हम डाउन हैं तो हमारे आसपास जो लोग हैं ये भी हम पे अटैक कर सकते हैं यदि कोई मजबूत है। तो उसी प्रकार आप यहाँ ले लीजिए दिल्ली, भारत यानी कि इंडिया, उस टाइम तो दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। तो अभी हम वर्तमान समझने के लिए इस तरह से समझते हैं कि हमारे भारत पे जो है उस टाइम दिल्ली सल्तनत के काल में हमारा भारत इकोनॉमिकल सिस्टम से डाउन था। तो इसलिए भारत जो है मुगल डायनेस्टी का आक्रमण बढ़ेंगे। जैसे ही इन पे आक्रमण बढ़ेंगे तो ये तो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करेंगे ना। तो इसी दृष्टि से इन्होंने जो है धार्मिक सहिष्णुता लाया, जिसमें कि तुर्क विदेशी, यदि तुर्क विदेशी की बात करें कि उस टाइम जो है 90% नॉन मुस्लिम था, यानी कि 90% हिंदू था और 10% ही मुस्लिम था। और इस टाइम क्या हो रहा है, आक्रमण भी, विदेशी आक्रमण बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता इसलिए अपनाया कि ज़्यादा यदि उन्होंने धर्म का अपना प्रचार किया तो यहाँ पे जितने 90% लोग हैं ये इनके विरुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपना के दोनों को आपस में मेल जोल करके किसी तरह शासन ढंग से चलाए। अब इन्होंने विदेश नीति पर भी काम किया। कौन? इल्तुतमिश ने विदेश नीति पे इन्होंने ये काम किया कि एक बार की बात है जिसमें कि इन्होंने नीति का कौन सा नीति अपनाया विदेश नीति को लेकर के इल्तुतमिश ने, कि जियो और जीने दो के ऊपर था। कैसे? उस टाइम चाइना इधर का एक शासक था, ठीक ना, जिसका नाम कि चंगेज खां था इन्हीं के समय में, ठीक ना। और इनके बारे में कहा जाता है ये बहुत क्रूर शासक था, इतना क्रूर था कि इनका नाम सुन के ही बहुत सारे शासक कांपने लगते थे। मतलब इनके बारे में जब पढ़िएगा बहुत ही खतरनाक शासक है, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो है ये जब चंगेज खां को भारत की ओर आ रहे थे, तो भारत की ओर क्यों आ रहे थे? भारत की ओर इसलिए आ रहे थे कि इनका एक मित्र था चंगेज खां का, जो कि धोखाधड़ी कर दिए थे, और ये जो है जलालुद्दीन मंगबरनी नाम था इनका, ठीक है। ये इनको मारने के लिए खदेड़ रहा था और ये भागते हुए जो है कहाँ आया था? इल्तुतमिश के पास दिल्ली सल्तनत आ गया और इनसे मदद मांगा। जब इल्तुतमिश को पता चला कि इनको कौन रगेड़ रहे हैं, चंगेज खां, और चंगेज खां को पता चला कि ये खबर हुआ कि वो इल्तुतमिश के पास गए हैं मदद मांगने, ठीक ना। तो इसीलिए वो जब वहाँ से फरमान, मतलब एक सूचना पहुँचता है ना, तो ये जैसे इल्तुतमिश के पास ये जलालुद्दीन मकबरनी आए मदद मांगने के लिए, पनाह मांगने, तो यहाँ से इन्होंने इनको मना कर दिया और बोला भाई आप जाओ, हम आपको नहीं बचा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि चंगेज खां को जब पता चला तो ये यहाँ पे नहीं रखा। ये बहुत ही खतरनाक था, इससे सब डरते थे, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये युद्ध करने जाते थे तो जिस एरिया में युद्ध करते थे तो वहाँ का शासक का काट करके मुंडे का एक टीला बना देते थे, सिर्फ मुंडे का, और टीला मीनार के टाइप का बना देते थे। इतना खतरनाक शासक था। तो जब इनको खदेड़ रहे थे चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी को, तो ये भागते हुए दिल्ली सल्तनत के पास आए, इल्तुतमिश से पनाह मांगा, लेकिन इन्होंने इनके बारे में नाम ही सुन के इनको मना कर दिया कि माफ़ करना भाई आप जाओ। तो इस तरह से जब यहाँ मना किया तो ये भारत से निकल गए। जब मंगबरनी का पीछा करते तो चंगेज खां जो है सिंध नदी दिल्ली बॉर्डर होते हुए निकला, यानी कि ये भारत में प्रवेश, दिल्ली के बॉर्डर होते हुए बगल से मंगबरनी का पीछा करते हुए चला गया था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने चंगेज खां से भारत की रक्षा कर लिया, ठीक है। यदि अटैक के
अटैक को लेकर के आते चंगेज खां तो संभवतः ये बचा नहीं पाता, दिल्ली सल्तनत का मोह मोह हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मकबरनी को जैसे मना किया इल्तुतमिश ने, यदि नहीं मना करते तब तो हो जाता इनका खटिया खड़ा, इसलिए इन्होंने इनको मना कर दिया और बगल इनको रेगड़ते रेगड़ते जो है सिंधु नदी को पार कर दिया और दिल्ली बॉर्डर होते हुए मकबरनी का पीछा करते हुए वो भारत से बाहर निकल गए। कोई चंगेज खां, चंगेज खां का उस टाइम मुख्य उद्देश्य था क्या, मारना है मकबरनी को तो मारना है, चाहिए जहाँ धरा जाए, ठीक है। इसी तरह बयान इसको खदेड़ते खदेड़ते ये भारत से दूर चले गए, ठीक है। इसी तरह से कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने चंगेज खां से भारत की रक्षा की, ठीक है। किसकी रक्षा की, भारत की। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक शासक था। इनके बारे में एक छोटा सा डीप कहानी बताएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश के बारे में अब बात करते हैं। इल्तुतमिश का 3 बेटा था, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह और नसीरुद्दीन महमूद, ठीक ना, नसीरुद्दीन महमूद, ये 3 बेटा था। और बेटी की बात करें तो 1 बेटी थी, यानी कि टोटल 4 इनका पुत्र पुत्री थे, यानी कि फैमिली मेंबर्स थे, ठीक ना। फैमिली मेंबर्स तो 6 हो जाएंगे, पत्नियाँ भी होंगी, लेकिन बच्चे की बात करें इनके सन की, तो सन और डॉटर की बात करें तो ये 1 डॉटर थी और 3 सन थे, ठीक है। तो जिसमें कि तीनों का नाम इस तरह से है। अब यहाँ पे बात करते हैं इल्तुतमिश जो है, जब इल्तुतमिश कहाँ के लिए निकले, ग्वालियर अभियान के लिए निकले, तो वो ग्वालियर अभियान पे जाकर बीमार हो गए और इस टाइम इनका हालत ख़राब हो गई। बीमार होते हो इस टाइम, मतलब एज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, लगभग 80 के आसपास, कुछ भी रखे तो एजेट हो गए थे, ठीक ना। तो इनका ये पुत्र सब तैयार हो गए थे, इसलिए जब ये ग्वालियर कैंपेन पे निकले तो वहाँ पे ये बीमार पड़ गए और इनका उद्देश्य था जहाँ चल जाते थे इल्तुतमिश वहाँ से विजय फतेह किए वापस नहीं लौटते थे, ठीक है। और जैसे ये वहाँ गए तो यहाँ पे जो है बीमार पड़ गए और यहाँ से इन्होंने खबर भेजा, कहाँ, अपने तीनों बेटों को कि यहाँ पे आप में से तीनों को बोला कि कोई आकर के मेरा कमान यहाँ पे संभालो और युद्ध में सहयोग करो, ठीक है। तो तीनों इधर ये सोच में थे कि यदि हम उधर गए तो जैसे उधर पिता का मौत हुआ तो इधर का राज जो है ये लोग हथिया लेंगे। और इस टाइम जो है यहाँ पे ग्वालियर पे चारों तरफ से घिर चुके थे और ये बीमार भी था, तो इस तरह से इनका सेना थोड़ा डैमेज हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने मदद मांगा था अपने पुत्रों से, तीनों से। याद रखिएगा यहाँ पे पुत्री से मदद नहीं मांगे इल्तुतमिश ने, जब तीनों पुत्र से मांगे तो पुत्र अपने तीनों यही सोचने में रह गए कि यदि वहाँ पिता का मदद करने गए, पिता तो मरेंगे ही, साथ में हम भी मारे जाएंगे, ठीक ना। इसी वजह से नहीं गए, तो यदि हम मर जाएंगे तो जब राजपाट कौन लेंगे, तो ये सोच में आपस में मतभेद था, तीनों का अंदरूनी द्वंद्व था, अंदर से था, ठीक ना, ये बातें। तो इसी को लेकर के जो है तीनों नहीं गए। जब तीनों नहीं गए तो इसी दरमियान इनकी बेटी सज हो गई। बेटी को कानों कान खबर लगी थी, याद रखिएगा, बेटी को ये डायरेक्ट नहीं बोली थी, बेटी को डायरेक्ट बोलती तब नहीं जाती, लेकिन इनको नहीं बोली। तो इनको कानों कान जैसे खबर हुआ कि मेरा पिता वहाँ पे संकट में है, तो इसीलिए जब तीनों को देखा सत्ता मोह लोभ में, तो रजिया सुल्तान यहाँ से अपना सेना का एक टुकड़ी लेकर के ग्वालियर कैंपेन के लिए रवाना हुआ। और ग्वालियर कैंपेन जैसे पहुँचे तो वहाँ अपने पिता का सहयोग किया और साहस, अपनी वीरता और साहस का ऐसा परिचय दिया कि वहाँ ग्वालियर में फतेह किया, यानी कि विजय प्राप्त किए ग्वालियर पे भी अपना। और इनकी वीरता और शौर्यता को देख करके इल्तुतमिश ने इसे राजा घोषित कर दिया वहीं पे। और राजा घोषित करके अगला उत्तराधिकारी, ठीक ना, अगला उत्तराधिकारी घोषित करके यहीं पे ये मतलब मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन? इल्तुतमिश। अब इधर ये तीनों लड़ रहे थे क्या चीज़ के लिए? राज्य के लिए। उधर पिता डेथ हो गए और रजिया सुल्तान वहाँ साथ थी उस टाइम, ठीक ना। तो विजेता होता है और इनका युद्ध शौर्य से प्रभावित होकर रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और राजा का मृत्यु हो जाता है। तो अब जब रजिया सुल्तान वहाँ से चलते हैं दिल्ली की ओर, तो यहाँ अब दिल्ली में एक बवाल हो जाता है, ठीक ना। तुर्क चहलगामी, यानी कि ये चालीसा जो था, इल्तुतमिश का जो चालीसा का दरबार था, जिसमें कि चालीसा के बारे में बता दें कि चालीसा वह शासक था जो कि तुर्क से 40 व्यक्ति थे, तुर्कों का था, ठीक ना। तुर्कों का वो 40, जैसे कहते हैं ना
अभी वर्तमान का यदि पार्लियामेंट की बात करें तो जितने भी पार्लियामेंट में संसद होते हैं, सांसद प्रश्न करते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। ये हम पहले क्लास में बताए हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में जो नहीं देखे हैं उनको देख सकते हैं। तो वहाँ प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं प्रश्न का उत्तर देते हैं मंत्री लोग। अब यहाँ जो इनका जो संसद, जैसे अपना संसद था, तो उस टाइम इल्तुतमिश में इसका जो ये संसद था, यानी कि 40 व्यक्ति का जो दल था, ये कहाँ का था? तुर्की था, ना कि इंडियन था, ये तुर्की का था। तो इनको जो है बुरा लगा, एक लेडीज जब शासन बनी तो इनको बुरा लगा, यानी कि तुर्क ए चहलगामी से कहते हैं, चालीसा, ठीक ना। तो चालीसा को ये अच्छा नहीं लगा, चालीसा के विपरीत था। चालीसा कभी नहीं चाहती थी कि रजिया को वो सुल्तान बनाए, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गया था कि इल्तुतमिश को उनको राजा घोषित करना पड़ा। और कहा जाता है कि राजा जो अंतिम सब जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, राज्य का अगला उत्तराधिकार वही रहते हैं। तो 40 को जो बवंडर पैदा हो गए, तो इन्होंने अब छोटे छोटे विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इतना बवाल किया कि जब रजिया रिटर्न होकर के दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में इनको रोक लिया गया और इनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। तो ये 40 जो था सरदार था, किसका? इल्तुतमिश का। ये 40 कहाँ का था? तुर्क था। ये सब क्लियर कर दिए हैं, ठीक ना। तो इस तरह से भारत में एंट्री नहीं दे रहा था, सॉरी भारत में कह रहे हैं, दिल्ली में एंट्री रजिया सुल्तान का नहीं होने दे रहे थे। तो इसी द्रव्यान जो है, रजिया सुल्तान ने क्या किया? रजिया सुल्तान ने रेड वस्त्र पहनकर दिल्ली के आवाम जनता से, वहाँ के आवाम जनता जो है उनसे क्या मांगे? न्याय मांगे। और ये इल्तुतमिश ने ही पूरे आवाम को कह दिया था कि मेरे शासनकाल में यदि कोई रेड कपड़ा पहन करके न्याय मांगे तो अवश्य न्याय मिलेगा। तो इसी तरह से न्याय मांगे और एंट्री लिए। लेकिन ये तो चालीसा जो है, ये तो पुराना, कितना है तो पुराना खिलाड़ी है और ये तो बहुत अनुभवी होंगे, तो इसीलिए इन्होंने इनको बहुत तरह से। तो चलिए इनके जो नोट्स तैयार किए हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो रजिया के बारे में आगे पढ़ेंगे तो अच्छा से बता देंगे, तभी जो ये इल्तुतमिश के बारे में जाने तो उनके बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं। तो रजिया सुल्तान के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, आपको पहले भी बताया। तो रजिया सुल्तान का एंट्री कैसे हुआ यहाँ पे हम अभी आपको बता दिए, बाकी डिटेल से आगे वाले नोट्स में बताएं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए रजिया सुल्तान को यहाँ पे ये मानिए कि रजिया सुल्तान को नहीं मानते थे, यानी कि रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाना नहीं स्वीकार करते थे। कौन? तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी कौन था? तो ये तुर्कों का सरदार था। तुर्कों का 40 व्यक्ति का एक संगठन था जो कि इल्तुतमिश का सरदार था। और 40 के बीच में इल्तुतमिश बैठ करके सारा चीज़ लेते थे, यानी कि सुबह जब जगते थे, सुबह से लेकर के रात के सोने के टाइम तक ये इनसे हर प्रेरणा लेते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। तो अब हम बात करेंगे 1215 में बैटल ऑफ तृतीय युद्ध होता है, त्राइन का तृतीय युद्ध, जिसमें यालदोज को इल्तुतमिश पराजित करता है। ये तो पहले का कहानी है, जो कि पहले आपको बताना चाहिए था, उस टाइम उधर नहीं बताया, इसलिए यहाँ थोड़ा सा लिख लिया ताकि जब वीडियो को एनालिसिस नोट्स को एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को बता दें कि जैसे सबको बांट दिया। तो इसी बीच युद्ध हुआ था इल्तुतमिश का यालदोज के साथ, तो जो कि बैटल ऑफ त्राइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें यालदोज को पराजित कर दिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश के बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं ध्यान से सुनिएगा, यदि लिखना चाहें तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। बाकी हम जो नोट्स तैयार किए, ये है मेन नोट्स, ये तो इधर संकेत दिए थे ताकि जो भी समझे माइंड में कहाँ तक है। बाकी नोट्स जो तैयार किए उनको आप लोग देखिए। तो देखिए नोट्स में इल्तुतमिश के बारे में लिखे हैं। तो इल्तुतमिश को एक असंगठित राज्य मिला था। इल्तुतमिश को क्या मिला था? एक असंगठित राज्य मिला था, जिसमें कि इन्होंने संगठित किया। पहले क्या किया? इन्होंने इक़्तिदारी व्यवस्था लागू किया, मुद्रा व्यवस्था लागू किया, कॉइन्स जो इशू किए, उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता, ठीक ना, उसके बाद विदेश नीति के काम किए, ठीक है। इन्होंने संगठित करके एक गठित राज्य किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश को एक असंगठित राज्य मिला था जहां यालदोज एवं कुवाचा की चुनौतियां विद्यमान थी। वस्तुतः गौरी के पश्चात यालदोज उसके राज्य का प्रमुख बना। इस आधार पर यह दावा करता था कि इल्तुतमिश का राज्य यालदोज के अधीन है, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक कुशलता के लिए इसे अपनी निष्ठावान निष्ठावान लोगों का एक दल तैयार किया, जिसे तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल कहा गया। इस दल के सदस्यों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है।
तो प्रशासनिक कुशलता को चलाने के लिए इन्होंने एक दल बनाया था जिसका नाम कि तुर्क-ए-चहलगामी था, जो 40 के बारे में बताए। कौन किया था ये प्रारंभ? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था और ये 40 तुर्क का था। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वैधानिक रूप दिया। इसी क्रम में उसने बगदाद के खलीफा अल-मुंतशिर बिल्लाह से सम्मान प्राप्त भी किया। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक शुद्धिकरण के संदर्भ में एकतादारी व्यवस्था को संगठित रूप प्रदान किया और इस माध्यम से आर्थिक अधिवेश को राजकीय खजाने में पहुंचाने का प्रबंध भी किया। ठीक है ना। तो इस तरह से एकतादारी व्यवस्था को समझाए कि इस तरह से छोटे छोटे समाज में बढ़ती एकतादारी व्यवस्था को और वहाँ का प्रधान एक को नियुक्त कर दिया। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इल्तुतमिश ने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण इल्तुतमिश ने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु चांदी का टांका एवं तांबे का चित्तल नामक सिक्का चलाया। ये सिक्के राजकीय टकसाल में ढाले जाते थे, जिन पर टकसाल का नाम भी लिखा होता था। इन मानक मुद्रा के चलने से व्यापारिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिला। उसने विभिन्न विद्वानों एवं कलाकारों को संरक्षण दिया। वह इमारत का निर्माण भी पूरा कराया। इसने कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था, तो कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, तथा शिक्षा के विकास के लिए मदरसों, शिक्षण केंद्र का निर्माण करवाया। उसने मिनहाज उश-शिराज नामक विद्वान को संरक्षण दिया, जिसने तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ की रचना किया, जो दिल्ली सल्तनत की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी का क्लास 2 जो है, जिसमें कि रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल चलता है 1236 से 40 तक। क्लियर है। तो रजिया सुल्तान के बारे में अगली क्लास में हम कवर करेंगे। इसमें इतना ही। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा नोट्स एनालिसिस जो किए आपको कैसा लगा और कैसा नोट्स हमने तैयार किए हैं, बाकी कहाँ तक सुधार करना पड़ेगा ये आप लोगों पे छोड़ दिए, बाकी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास करते हैं हम, जिसमें कि कुछ प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे लाइव में। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उनको छोड़ते हैं। तो शॉर्ट वीडियो में देखिएगा कि हम किस तरह से उनका आंसर दे रहे हैं। ठीक है। हो सकता है वो वीडियो के फॉल्ट में भी छोड़ देंगे, जिसमें कि ऑडियो लेस रहेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर आगे क्लास में। लव यू बाय। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें।